अर्थशास्त्र के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, इनके लक्ष्यों में समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता रही है। अन्य लक्ष्य भी इन्हीं से संबंधित ही हैं। आइए जानते हैं कि कुछ जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। बिंदुवार पढ़ते हैं, समझते हैं। आर्थिक समृद्धि या राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। समृद्धि से तात्पर्य होता है देश में वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होना। यह उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं के विस्तार से होता है। थोड़ा सा समझ लें कि अगर देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाए तो ये माना जाएगा कि वहाँ की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। इसमें उत्पादक पूंजी का अधिक भंडार, उत्पादक पूंजी से तात्पर्य मशीनों से होता है। ट्रैक्टर है, ट्रक है, अन्य मशीनें हैं। इसके अलावा परिवहन, बैंकिंग, ये जितनी भी सेवाएं हैं, अगर इनमें विस्तार होता है तो ये माना जा सकता है कि आर्थिक समृद्धि हुई है। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है, अगर हम उसको उस देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो जो आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। इससे क्या होता है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा रखने में मदद मिलती है। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि इस पर भी अर्थशास्त्रियों के कई मत हैं कि पर कैपिटा इनकम से आप वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर का आकलन नहीं कर सकते या उनकी वेलफेयर का आकलन तो नहीं कर सकते हैं। फिलहाल प्रथम योजना जो बनाई गई उसके प्रारूप में ये कहा गया था कि योजना का उद्देश्य होगा युद्ध और विभाजन के फलस्वरूप जो एक आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, इसको पहले तो ठीक किया जाए, फिर सर्वांगीण और संतुलित विकास की पद्धति जो है उसे प्रारंभ किया जाए। हालांकि ऐसा माना गया था कि जब ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू होंगी तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और लोगों के रहन सहन के स्तर में शीघ्र ही वृद्धि होगी। ऐसा भी माना गया था कि ऐसा होगा। हालांकि जो हुआ है वह उतना नहीं रहा जितना सोचा गया था, लेकिन फिर भी इसके योगदान को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि के प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है वो लगातार जारी है। हाँ, वृद्धि दर में अभी भी निरंतर फ्लक्चुएशंस भी होते रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा जान ये भी लेते हैं कि ये क्या है जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दरअसल किसी भी अवधि विशेष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका जो बाज़ार मूल्य है कुल, उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन के लिए वस्तुओं का अधिक उत्पादन बहुत ज़रूरी है। किसी देश की जीडीपी की दर उस देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में कृषि, बागवानी, वनस्पति और मत्स्य उद्योग आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं द्वितीयक सेक्टर की, तो द्वितीयक सेक्टर जो होता है उसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा और इस्पात इंडस्ट्री है, और तमाम इंडस्ट्रीज़ जो मशीनों में कच्चे माल के तौर पे उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं जो प्राइमरी सेक्टर के फिनिश्ड गुड्स होते हैं। एक तरह से जैसे अगर कृषि से कपास का उत्पादन होता है तो कपास को रॉ मटेरियल के तौर पे सूती वस्त्र उद्योग इस्तेमाल में लेता है। इसे द्वितीयक सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा। कृषि कपास का उत्पादन करेगा और उसका उपयोग करेगा। द्वितीयक सेक्टर सूती वस्त्र उद्योग, ये द्वितीयक उद्योग कहलाएगा। इसके अलावा जो तृतीयक सेक्टर है वो सेवा उद्योग है। तो ये तीन तरह के क्षेत्र हो गए। इन तीनों क्षेत्रकों से जो हमें वहाँ पे उत्पादन हो रहा होता है, उससे चाहे वस्तु का उत्पादन हो या सेवा का उत्पादन हो, उसको एक साथ जब हम जोड़ते हैं उसके बाज़ार मूल्य को, तो वो जीडीपी कहलाता है। आप देख सकते हैं लिखा है कि कृषि उद्योग और सेवा उद्योग जैसे क्षेत्र यहाँ शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रकों का योगदान क्या है? उस देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करना।
कुछ देशों की जीडीपी समृद्धि में कृषि का, तो कुछ में सेवाओं का ज़्यादा योगदान है, और कहीं कहीं जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि जो औद्योगिक जगत है उसका ज़्यादा योगदान है। सामान्य विकास के साथ साथ जीडीपी में कृषि का अंश कम और उद्योगों और सेवाओं का योगदान अधिक होता चला जाता है। फिलहाल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, इन दोनों का ही गठन होता है, यानी कि तीनों से मिलकर के अर्थव्यवस्था बनती है। 17-18 का सर्वे हुआ और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का और औद्योगिक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कृषि का 17.32%, औद्योगिक क्षेत्र का 40% और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 55.2% है। तो कुल मिला करके आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्र का योगदान कितना है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका? 55.2% सेवा क्षेत्र का। तो हमने पहले जाना कि देश की समृद्धि में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ये पहला सामान्य उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का। जो दूसरा उद्देश्य था वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से तात्पर्य है उत्पादन की नई नई तकनीकों, विधियों को समृद्धि या विकास की प्रक्रियाओं में शामिल कर लेना। इसमें नई विज्ञान की तकनीकों की भरमार होती है जिसे लागू करके उत्पादन को बढ़ाया जाना होता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या होता है? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ताकि समाज विकास की प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। परंपरागत कुरीतियाँ जो हैं उन्हें ख़त्म करना भी आधुनिकीकरण कहलाता है। इन परंपरागत कुरीतियों में जैसे नारी समाज को पुरुषों के बराबर अधिक अधिकार प्रदान करना। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, नौकरी हो, पेशा हो। ऐसा समाज ही अधिकांशतः समृद्ध माना जाता है। एक बहस का ये भी मुद्दा रहा कि जो महिलाएं घर पे काम करती हैं, अगर वो महिलाएं स्वयं न करें तो किसी अन्य व्यक्ति को अगर वही कार्य करने के लिए लगाएंगी तो उसे पे करना होगा। तो क्यों ना महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, क्या घरेलू गृह कार्य में लगी हुई जो महिलाएं हैं, क्या उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कोई मूल्य नहीं रखा जाना चाहिए? उनको भी जीडीपी में क्यों ना हिस्सेदारी मिले? ये एक बहस का मुद्दा है, हालांकि अभी इसे शामिल नहीं किया जा सका है। और तीसरा जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना के प्रारंभ से ही 1951 जहाँ से हमारी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, वहीं से ही देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर के इन योजनाओं को लागू किया गया। तृतीय जो योजना थी उसमें इस उद्देश्य पर विशेष बल दिया गया। पहली योजना में कृषि यानी कि प्राथमिक सेक्टर को बढ़ावा देने की जो है प्रमुख लक्ष्य रखा गया। दूसरे में इंडस्ट्री को, और तीसरे में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य पर विशेष जोर था। पांचवी योजना में तो यह लक्ष्य रखा गया था कि योजना के अंत तक शुद्ध विदेशी सहायता को समाप्त कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के संदर्भ में ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया। निर्यात प्रोत्साहन यानी कि विदेशों में जो माल विक्रय के लिए भेजा जाता है उसको प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, और आयात प्रतिस्थापन यानी कि जो सामान ज़रूरत का हम विदेशों से मंगा करके अपने देश के निवासियों की ज़रूरतें पूरी करते थे, उन्हें देश में ही बनी वस्तुओं से रिप्लेस किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभिप्राय यही था कि अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन देश के अंदर ही करना है, आयात को कम करना है, ताकि हमारे देश की जो नीतियां हैं उनमें विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, देश की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत बनाया जा सके। आर्थिक विषमता, इसमें कमी लाना, यह भी एक उद्देश्य था। हम सभी जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में हर व्यक्ति को ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं वह भी पूर्ति करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसमें अच्छा भोजन आता है, स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, शिक्षा आती है, और ये जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, ये सब आवश्यकताओं का लाभ सबको प्राप्त हो जाए, सबको यानी कि सभी को मिल जाए, देश के सभी रहने वाले निवासियों को। जनरली ये सभी सुविधाएं धनी व्यक्तियों की तरह ही निर्धन व्यक्तियों को मिल सकें, एक समान रूप से मिल सकें। यही उद्देश्य जो है पाने के लिए समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता के सिद्धांत जो है अपनाए गए, और यही उद्देश्य लेकर के इन योजनाओं को लागू किया गया था।
ठीक है। फिलहाल कुछ परिणाम काफ़ी उत्साहजनक और अच्छे रहे जिनको सराहा जाना चाहिए इन पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के तौर पे। समाजवादी समाज की स्थापना भी एक उद्देश्य था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माताओं ने 7वीं योजना तक समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया था। दरअसल समाजवादी समाज क्या होता है, जहाँ पर सरकारें जो हैं वह अधिकांश कार्य का दायित्वभार अपने ऊपर लेती हैं। ठीक है। तो इसको समाज की स्थापना कहा जाता है। इसमें यही होता है उद्देश्य कि सामाजिक न्याय समानता रहे और आर्थिक प्रगति का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुँचे। इस संदर्भ में योजना उद्देश्य के समानता के साथ समृद्धि को भी यहाँ पर सामने रखा गया है। एक और बात आती है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यहाँ राज्य से उद्देश्य से आशय सरकारों से है। भारतीय योजना का एक उद्देश्य था देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसका आशय यह है, योजना आयोग ने लिखा था उस समय, कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक निर्माण कार्य में आर्थिक क्रियाओं को पुनः व्यवस्थित करने की समस्या नहीं है, बल्कि निर्माण कार्य को इस तरह से संगठित करना है कि मूल्य आवश्यकताएं जैसे कि स्वतः ही कार्य करने का अधिकार है, पर्याप्त आय का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, वृद्धावस्था या बीमारी या अन्य संपत्तियों के समय सहायता, अन्य आपत्तियों के समय सहायता वगैरह, ये सारी पूरी हो सकें। तो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था जो होती है उसी में पूरी हो सकती हैं। और जब सामाजिक अर्थव्यवस्था लागू होगी तो ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। यहाँ ये भी बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 5वीं योजना में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत अधिक रोजगार और गरीब वर्गों की आय में वृद्धि के उपायों के साथ साथ सामाजिक उपभोग का एक न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाएगा, ऐसा माना गया था। यह मानक शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, पीने का पानी, आवास, संचार के साधन और बिजली के रूप में तय किए जाएंगे। तो काफ़ी कुछ जोर दिया गया था इन योजनाओं पे, ताकि लोगों को जो देश है उसमें कल्याणकारी राज्य के सारे लाभ दिए जा सकें। रोजगार के अवसरों में वृद्धि की हम बात करें, यह भी एक लक्ष्य था। भारत में आर्थिक नियोजन का पहला और प्रमुख लक्ष्य यही था कि देश में रोजगार सुविधाओं में वृद्धि हो जाए। इस दृष्टि से कृषि और लघु उद्योगों के विकास और अन्य अनेक श्रम प्रधान योजनाओं पर विशेष बल दिया गया था। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के समय में जो लघु और हस्तशिल्प उद्योग था उसको पूरी तरह से डिस्करेज किया गया था। कोशिश ये हुई थी कि लघु और जो कुटीर उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिले ताकि रोजगारों में वृद्धि हो सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। प्रजातांत्रिक नियोजन, भारत में जो विकास योजनाएं हैं उनका उद्देश्य यही रहा है कि नियोजन की प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाए। प्रजातांत्रिक नियोजन वह प्रणाली है जिसमें आर्थिक विकास योजनाओं का निर्माण जनता की सलाह से, उसकी राय से किया जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र सक्रिय होते हैं। देश का संतुलित विकास, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की विषमताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन में देश के संतुलित विकास पर बल दिया गया था। संतुलित विकास का मतलब वही है कि उस समय जिस समय अंग्रेज़ यहाँ देश को छोड़ कर गए उस समय औद्योगिक राजधानी मुंबई या महाराष्ट्र हुआ करता था और तमाम ऐसे राज्य थे जो काफ़ी महाराष्ट्र की ही तरह विकसित माने जाते थे या जिसमें विकास की धारा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बह रही थी। मगर जो अन्य कई राज्य थे जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये बहुत पिछड़े हुए राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य बहुत पिछड़े हुए माने जाते थे। तो वहाँ संतुलित विकास हो सके, ऐसा भी इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन, ये दरअसल 5वीं में इसका उल्लेख किया गया और 6ठी पंचवर्षीय योजना में इस गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन भी एक लक्ष्य रहा। इस तरह से आपने ये जाना कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके सामान्य उद्देश्य क्या थे। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं तलाशने हैं इस चैप्टर में पीछे से। अगर कोई उत्तर आपको न मिले तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर आपको ज़रूर बताया जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करें, विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन, सो टेक सम पेन एंड गिव योरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, राइट। देन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनके अलग अलग अगर उद्देश्य हम पढ़ना चाहें तो हम ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, और इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर ढूंढें। बहुत बहुत धन्यवाद।